हेलो, थार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंड अभिनंदन। आज हम हमारा जो इतिहास का मैराथन क्लास चल रहा है उसका एक टॉपिक है उदारवादी युग। उदारवादी युग किस कौन सा समय था? उदारवादी युग था 1885 से 1905। ये क्या था उदारवादी? उस टाइम जो कांग्रेस था, कांग्रेस के अंदर जो लोग मुख्य लोग थे उनकी विचारधारा है ये। उदारवादी किस प्रकार से क्यों था ये? क्योंकि उस टाइम जो जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे उनकी विचारधारा क्या थी, वो लोग क्या चाहते थे, उनका जो दीर्घकालीन लक्ष्य क्या था और तत्कालीन जो लक्ष्य था वो क्या था, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना के बाद जो इस कांग्रेस के जो सदस्य थे, उन सदस्य कांग्रेस के मंच पे बहुत कम लोग थे, शिक्षित वर्ग कम था और पूर्ण रूप से भारत को स्वतंत्र करा के स्वराज की मांग उन्होंने नहीं रखी थी, क्योंकि ये कंफर्ट नहीं थे उस टाइम। इतने उनके पास प्रशासनिक ढांचा नहीं था जिसके लिए कि ये आगे भविष्य में पूरे भारत का प्रशासनिक संचालन कर सके, राजनीतिक संचालन कर सके। तो इनका जो विचारधारा थी वो लिबरल विचारधारा थी। ये लोगों ने सुधारवादी आंदोलन को चलाया था। इन लोगों को क्या चाहिए था? इन लोगों को जो तत्कालीन प्रशासनिक और राजनीतिक जो ढांचा था उसमें सुधार उनकी मांग थी और सुधारवादी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे उदारवादी शब्द इसलिए लिया गया है कि उदारवाद एक व्यापक अवधारणा है। उदारवाद एक कोई छोटी अवधारणा नहीं है। उदारवाद के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सारे परिप्रेक्ष्य उसमें इंक्लूड होते हैं। उदारवाद के अंदर स्वतंत्रता पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। उदारवाद के अंदर समानता पर विशेष बल दिया जाता है। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारतीयों की ये जो मांग थी वो एक उदारवाद तरीके से थी, वो एक सुधारवादी आंदोलन चलाने के मूड में थे। अब इसमें हम देखेंगे कि मुख्य रूप से वो लोग कौन कौन से थे। मुख्य रूप उन लोगों का अध्ययन हम करेंगे कि कौन कौन वो लोग थे और उन लोगों की मांग क्या थी और मांग के पीछे क्या कारण था। आप एक एक मांग का जब अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सुधारवादी आंदोलन कोई एक छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, न ही अंग्रेजों से डरने वाला आंदोलन था कि अंग्रेजों के डर से इन लोगों ने इस प्रकार की मांग रखी। देखो, उदारवादी आंदोलन के जो उदारवादी राजनेता थे यहाँ के, उन राजनेताओं की जो मांग थी वो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से थी, साथ ही अखबारों के माध्यम से थी तथा स्मृति पत्र के माध्यम से उन्होंने मांगे रखी थी और वो भी मांगे संवैधानिक तरीके से रखी थी, न कि कोई उग्रवादी आंदोलन के द्वारा। किसी भी प्रकार का कोई क्रांतिकारी आंदोलन इस पीरियड के दौरान नहीं हुआ था। इस पीरियड में सिर्फ तो सिर्फ एक उदारवादी आंदोलन हुआ था। लोगों की मांग अहिंसक रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी गई थी। तो उसमें व्यक्तित्व यदि देखा जाए, ये है उदारवादी युग। किसका है ये? कांग्रेस का उदारवादी युग है। कांग्रेस का उदारवादी युग, ये कांग्रेस का उदारवादी युग है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और स्थापना के तुरंत बाद इसकी विचारधारा क्या होनी चाहिए, जो तत्काल समय की जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार हमारे राजनेताओं ने इसको हैंडल किया था, इसकी ड्राइविंग की थी। और हमने पहले ये भी पढ़ लिया था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे किन किन हस्तियों का योगदान था, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। वो पीछे वाले मेरे वीडियो आप देख लीजिए कि कौन कौन लोग इसमें इसकी स्थापना के पीछे शामिल थे। तो अभी मुख्य रूप से यदि हम देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना में सबसे पहले दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने दादाभाई नौरोजी क्या लंदन में थे और लंदन में रहते हुए भारत के अंदर जो आर्थिक शोषण हो रहा था, भारत के अंदर जो गरीबी बढ़ रही थी,
और पिछड़ापन बढ़ रहा था। इसका कारण दादा भाई नौरोजी ने प्रत्यक्ष रूप से बोला था कि इसके पीछे मूल जो कारण है वो ब्रिटिशर्स है। इन्होंने हमारा आर्थिक दोहन किया है, इन्होंने हमारे देश में धन निष्कासन पद्धति को लागू किया है, जिसके तहत किसी भी तरीके से यदि कोई भी आयात और निर्यात होगा तो भारत का आवश्यक रूप से शोषण हो रहा है। इस चीज को भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके समक्ष भी रखा था और उधर लंदन की संसद के अंदर भी इन्होंने अपनी आवाज को गुंजाई थी। ठीक, तो उसमें महत्वपूर्ण जो योगदान था वो दादाजी का था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी और कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता और दिनेश वांचा और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार देखा जाए कि महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व था ये लोग थे। साथ में एक और थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके अलावा और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। ये कौन थे? ये उदारवादी व्यक्ति थे। कौन थे? उदारवादी। मैंने आपको उदारवादी की परिभाषा बता दी। उदारवादी व्यक्ति थे, यानी कि ये अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से भारत की जो मांगे थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इन्होंने रखने का काम किया था। इन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की थी। इनकी जो मांगे थी वो संवैधानिक थी और स्मृति पत्र, प्रार्थना पत्र तथा अखबारों के माध्यम से इन्होंने अपनी मांगों को रखने का जो प्रयास किया था। इसके बाद यदि देखा जाए तो इनकी मांगे क्या थी? देखिए, मांगे, ये जो उदारवादी नेता थे इनकी मांगे एक मूल यदि जो उद्देश्य देखा जाए तो उनकी मांगों के पीछे वो था भारत के अंदर राजनीतिक व आर्थिक चेतना जागृत करना। लोगों को, बहुत बड़े लोगों को इस कांग्रेस के मंच पे इकट्ठा करना तथा पूरे भारत को साथ में लेकर के पूरे भारत की जो जगह जगह जो आवाज गूंज रही थी उसको एक करने का उनका मुख्य उद्देश्य था। ऐसे ही इन्होंने उदारवादी आंदोलन नहीं चलाया था। कोई उदारवादी आंदोलन के पीछे कोई भय नहीं था इनको कि अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ नहीं था। लेकिन तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी, जिन परिस्थितियों को बांधते हुए इन राजनेताओं ने उदारवादी आंदोलन चलाया था। यदि उदारवादी आंदोलन का यदि देखा जाए तो इसकी मांगे क्या क्या मांगे थी? देखो, मांगे क्या क्या, मांगों के ऊपर आप मांगे, यदि मांगे हम देखेंगे तो प्रत्येक मांग के पीछे आपको कोई न कोई लॉजिक दिखाई देगा कि इस मांग का उद्देश्य क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। पहले थी इनकी मांगे जो थी कि भारत के अंदर जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, उसका कारण अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ये चीज मांगे नहीं थी, ये ब्रिटिशर्स को बताना तथा प्रत्येक भारतीय के कानों में इस बात को डालना कि तुम्हारे साथ जो शोषण हो रहा है वो शोषण का कारण सिर्फ तो सिर्फ कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति भारतीयों के और प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी तथा अंग्रेज गैर सरकारी सदस्य थे, लोग थे, यहाँ पर रहने वाले थे, और ब्रिटिश संसद में उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया था कि भारत के अंदर जो गरीबी और पिछड़ापन है उसका कारण सिर्फ तो सिर्फ कौन है? अंग्रेज है। तो ये भी उन्होंने, उनका उद्देश्य में आ जाएगा। उद्देश्य, मांगे या उद्देश्य क्या था, ये दोनों में एक साथ कवर करने वाला हूं। पहला, भारत के अंदर, भारत में गरीबी तथा पिछड़ेपन का कारण केवल ब्रिटिश सरकार। अब देखिए, इसको क्यों उन्होंने इस मुद्दे को रखा? ये मुद्दा क्या था कि गरीबी भारत के अंदर फैली हुई है,
भारत में पिछड़ापन, भारत में बेरोजगारी है, भारत के आर्थिक संसाधन जैसे उद्योग धंधे सारे के सारे नष्ट हो गए हैं। इसका कारण क्या है? इन्होंने बोला ब्रिटिश सरकार है इसका कारण। ये सिर्फ ब्रिटिश सरकार की कानों के अंदर ही नहीं डालने की प्रयास उन्होंने नहीं किया था, प्रत्येक भारतीयों के कानों में डालने का उन्होंने प्रयास किया था, ताकि भारतीयों को पता चले कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अवैध है, इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। ये हमारे भारत के इतिहास में कोई मतलब देखा जाए तो हमारी मौलिक परंपरा नहीं है। ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये विदेशी हैं और हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, हमारी कृषि को चौपट कर रहे हैं, हमारे उद्योग धंधों को चौपट कर रहे हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने भी रखी थी। साथ ही साथ भारतीय लोग थे उनके सामने भी प्रत्येक भारतीय को जागृत करने का प्रयास किया था, यानी आर्थिक दृष्टि से लोगों को जन जागृत करने का काम भी उन्होंने इस मांग के माध्यम से किया था। ये ऐसे ही नहीं रखी थी, तत्काल समय में जो अखबार थे, पत्रिकाएं थी, उनमें भी उन्होंने प्रिंट करवाया था, उनमें भी उन्होंने प्रिंट करा के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कोशिश किया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इस वक्त के बारे में पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। वो तो सिर्फ अपना आर्थिक शोषण या आर्थिक दोहन करने में ही लगे हुए थे। उसके बाद यदि देखा जाए तो और क्या था, उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर कोई भी यदि नीति बनाई जाए, क्या बनाई जाए? नीति बनाई जाए। भारतीय शासन के लिए जो नीति बनाई जाए उसमें भारतीयों का योगदान तथा भारतीय हित में होनी चाहिए। देखिए, पहले यदि देखा जाए तो इन ब्रिटिशर्स का क्या, ब्रिटिश सरकार जो रूल और रेगुलेशन यानी नीतियों का निर्माण करती थी तो अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करती थी। सिर्फ उनका एक ही मकसद था, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति हो जाए। लेकिन इससे उदारवादी आंदोलन के इन नेताओं ने क्या बोला कि भारत के अंदर जितनी भी जिस प्रकार की चाहे उसमें आर्थिक नीति हो, चाहे राजनीतिक नीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक, कोई भी यदि नीति बनाई जा रही है तो उसके अंदर भारतीयों का योगदान होना चाहिए, उसमें भारतीयों के साथ भी विचार विमर्श आपको करना चाहिए तथा ये जो भी नीति बनाई जा रही है आपके द्वारा ये भारतीयों के हित में होनी चाहिए, न कि ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश सरकार के हित में नहीं होनी चाहिए, या फिर हमारे हित में भी इसका योगदान होना चाहिए। ये बात उन्होंने रखा था। और तीसरा, अब दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे, तो लंदन का जब उसमें औद्योगिकरण लंदन के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर तो औद्योगिक जो क्रांति आ चुकी थी, वहां तो नई नई तकनीकी, नई नई उपकरणों, नई नई संसाधनों के माध्यम से वहां पे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा था। उसको मतलब नई तकनीकी डेवलप की और उसके माध्यम से यानी थोड़े समय में कम संसाधनों से अधिकतम आउटपुट वहां पे लिया जा रहा था। लेकिन भारत के अंदर क्या था, यहाँ पे वही परंपरागत नीतियां थी, वही परंपरागत संसाधन थे, उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या रखा कि भारत के अंदर औद्योगिकरण में आधुनिकता आनी चाहिए है। भारतीय औद्योगिकरण में क्या आनी चाहिए? आधुनिकता आनी चाहिए। आधुनिकता होनी चाहिए कि आपके पास वैसे तकनीकी तो है जो ब्रिटेन में आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो भारत के उद्योगों में भी इस्तेमाल उसको किया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो संसाधन है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका अधिकतम हम यहाँ पे भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके, यानी कम संसाधनों में और अधिकतम आउटपुट लिया जा सके। ये भी उन्होंने मांग रखी थी। अब इसमें क्या है कि भारतीय औद्योगिकरण में आधुनिकता आनी चाहिए, तो उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा उद्योग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं जो लोग, जिनके सामने नई नई तकनीकी वो लंदन में देख के आ रहे हैं लेकिन भारत में इसको लागू नहीं की जा रही है, लेकिन करें तो करें क्या, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर दादा भाई नौरोजी ने बोला कि ये जो आपका लंदन के अंदर जो जिस प्रकार से तकनीकी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, वो भारत के अंदर भी की जाए, ताकि हमारे यहाँ पर भी प्रोडक्शन में वृद्धि हो। तो यहाँ के जो उद्योगपति थे, जो
औद्योगिक क्षेत्र को, जो छोटे बृहत लघु इस प्रकार के जो उद्योग चलाने वाले जो लोग थे, उनको भी उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और उनके भी दिमाग में उन्होंने बैठाने का प्रयास किया कि औद्योगिक क्षेत्र में भी कुछ नया किया जा सकता है यदि आप लोग हमारा साथ दो तो इसके माध्यम से उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योगपति लोग थे उनको जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद अब सबसे बड़ा जो देखा जाए तो किसान वर्ग था। अब किसान वर्ग को भी जन जागृत करना है, उनको भी जागृत करना है, उनके भी अंदर भी चेतना उत्पन्न करनी है। तो उन्होंने उनके पक्ष में भी एक मांग रखी थी। उन्होंने बोला कि आप लोग जो भू राजस्व कर रहे हो उसको कम करो। क्या? भू राजस्व तथा सेना पे खर्चा तथा सेना खर्च कम किया जाए। क्यों किया? कि भू राजस्व तो यहाँ के किसानों के द्वारा दिया जा रहा था। इसके माध्यम से बहुत सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा था वो भू राजस्व से ही हो रहा था। उसमें कई प्रकार के कर लगा रखे थे। साथ ही साथ ये जो सेना का खर्चा था ना, ये लोग बढ़ा रहे थे। सेना का जिस प्रकार से खर्चा बढ़ेगा तो वो जो खर्चा लगेगा वो यहाँ के भारत में यहाँ की जो कृषि क्षेत्र है उससे या औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त करना था, उनको भू राजस्व की मात्रा बढ़ा देते थे। तो ये बोला कि सेना को खर्चों को कम करो, क्योंकि सेना का खर्चा क्या होता था कि सेना के खर्चे, सेना के अंदर जो कपड़े, हथियार तथा अन्य उपकरण जो भी इस्तेमाल होता था उनका जो निर्माण होता था वो सारा का सारा ब्रिटेन में होता था। और जब इनको ये फैसिलिटियां दी जा रही थी तो सेना को जो फैसिलिटी दी जा रही थी तो उसका आउटपुट तो ब्रिटिशर्स को मिल रहा था और उनको मतलब तत्काल समय में जो भी सुविधाएं थी वो सारी सारी उनको दी जा रही थी और उसका आउटपुट किसको मिल रहा था? ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। लेकिन वो जो सुविधाएं दी जा रही थी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। अनावश्यक रूप से जो सुविधाएं दी जा रही थी उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। वो कॉस्ट का जो कैलकुलेशन करते थे तो उसको प्राप्त करने के लिए बाहर से ही प्राप्त करना था, तो वो भू राजस्व के माध्यम से करते थे। तो भू राजस्व को इंक्रीज कर देते थे, बढ़ा देते थे। तो उदारवादी जो आंदोलनकारी थे, जो नेता थे, उन्होंने वो भू राजस्व तथा सेना का खर्चा है उसको रिडक्शन की मांग की थी, मतलब उसको कम करने की मांग की थी। तो इसके माध्यम से उन्होंने किन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया? किसान को जोड़ने का प्रयास किया। किसान वर्ग, इसको उद्योगपति वर्ग, इनको जागृत करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। उसके बाद यदि देखा जाए तो इसके अलावा कुछ और विसंगतियां थी। क्या थी? एक प्रशासनिक क्षेत्र में क्या था? प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स को ये लोग चुनते थे। जो प्रशासनिक अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो ब्रिटिशर्स को ही चुनते थे ये लोग। तो इन्होंने बोला कि भारत के अंदर प्रशासनिक सुधार किया जाए। क्या किया जाए? प्रशासनिक सुधार। उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या कि प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व है। भारतीयों का प्रतिनिधित्व है। प्रशासन के अंदर क्या होना चाहिए? भारतीयों का प्रतिनिधित्व है। ये जो तुम आईसीएस के तहत जो अधिकारियों की नियुक्ति करते हो, चयन करते हो, उसमें हमारे भारतीय जो लोग हैं उनका भी योगदान होना चाहिए। ये भी मांग उन्होंने रखी थी। उसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो मांग रखी थी वो मांग थी विधायिका में सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए या सदस्य संख्या में विधायिका में भारतीयों का योगदान भी किया जाए। तो 6 नंबर पे था राजनीतिक सुधार। यदि देखा जाए राजनीतिक सुधार में क्या करना चाहते थे वो? जो उदारवादी नेता थे वो क्या चाहते थे कि विधायिका में भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
विधायिका केंद्र किसी भी प्रकार के कोई भारतीय नहीं था उस टाइम। सिर्फ तो सिर्फ ये लोग अंग्रेजों को नियुक्त करते थे। जो भी नीतियां बनती थी वो लोग पूरी उन लोगों के माध्यम से कोई समिति का निर्माण किया जाता था और उस समिति जो निर्णय देती थी उस निर्णय के आधार पर किसी भी प्रकार की नीतियां बनाई जाती थी और लागू किया जाता था। तो ये उदारवादी आंदोलनकारी जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये तुम माल प्रैक्टिस कर रहे हो, इस प्रकार की नहीं चलेगी। आप लोगों को तो, भारतीयों को तो बिल्कुल सदस्यता देनी पड़ेगी और इसके अंदर जो आपकी विधायिका जो विधानसभा है बनाते हो, इसके अंदर भारतीयों की सदस्यता में वृद्धि की जाए और भारतीयों की सदस्यता भी उनको प्रदान की जाए। ये सबसे बड़ी उनकी मांग थी। फिर देखा जाए तो आगे देखो, 1892 के अंदर एक एक्ट आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 में क्या लाए थे, एक एक्ट लाए थे जिसमें क्या किया था, 2-3 सुधार किया। एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था। साथ ही साथ और क्या किया गया था कि विधायिका के अंदर भारतीयों की जो प्रतिनिधित्व है दिया गया था कि इसमें आप लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा। साथ ही जो बजट लागू किया जाता था उस बजट पे आप बहस कर सकते हो और पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो एक प्रकार से देखा जाए तो एक मीठी गोली थी, उन्होंने दी थी ताकि उनको ये जो जिस प्रकार से मांग उठा रहे हैं तो हम एकदम से तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से तो इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ न कुछ तो इनकी मांगे रखे। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि कोई भी मांगे भारतीयों के पक्ष में नहीं थी। सारी की सारी जो मांगे थी वो आखिरकार देखा जाए तो सारे के सारे किसके पक्ष में थी, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थी। उसमें एक बार ऐसे लगेगा कि हाँ, सदस्यता विधायिका में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे दिया, ऐसे जरूर लगेगा। और साथ में ये लगेगा कि अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली वो भी लागू कर दिया। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कैसे लागू किया था उसका यदि आप ढांचा देखोगे तो लगेगा कि कुछ नहीं है। जो उस टाइम उस समय के जो अंग्रेज वफादार लोग थे उनको मत देने का अधिकार दिया गया था। जो सबसे ज्यादा कर अदा करता है उसको दिया गया था। जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है उसको दिया गया। इसके आधार पर जो मतदान करने का जो अधिकार जो वर्तमान में वयस्क मताधिकार 18 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ वर्तमान में मत देने का अधिकार रखता है तो उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या कुछ सिलेक्टेड इन्होंने वो लगाए थे, शर्तें रखी थी कि इन शर्तों को जो परिपूर्ण करता है वही मतदान देने का अधिकार रखेगा। तो इस प्रकार से उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो कोई भारतीयों के पक्ष में था ही नहीं। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि एक 1878 के आसपास 1878 के आसपास एक आंश एक्ट लाया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारतीय कोई आंश नहीं रखेगा। अब यदि ऐसा बोल दिया गया तो भारतीयों के द्वारा कोई अपनी सेफ्टी के लिए किसी प्रकार का वो अंश नहीं रखेगा, और यदि अंश वो नहीं रखेगा तो अंग्रेजों को कैसे मारेगा। सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि वो अंग्रेजों को कैसे मारेगा, अंग्रेजों को कैसे भगाएगा। तो एक बात ये भी रखी गई थी, क्या थी कि अंश रखने का अधिकार दिया जाए, अंश रखने का अधिकार दिया जाए, अधिकार दिया जाए। इसके साथ साथ अब अंश यदि रखेंगे तो बिल्कुल उस अंश का कहीं न कहीं इस्तेमाल करके अंग्रेजों को डरा सकते हैं या भविष्य में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक जरिया भी तैयार हो सकता है। अंश भले ही वो देंगे नहीं देंगे वो बात अलग है, लेकिन एक लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया जाए। एक लाइसेंस यदि प्रोवाइड हो गया तो हो सकता है उस लाइसेंस के माध्यम से एक या एक से अधिक हथियार रखेंगे और अंग्रेजों को बाहर से निकालने का जरिया साफ हो जाएगा, एक रास्ता जरूर मिलेगा। ये भी उन्होंने रखा था। उसके बाद भारतीयों को इन लोगों की मांग क्या थी, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों की मांगे थी वो एक संवैधानिक तरीके से उन्होंने मांग रखी थी। जो भी भारतीय कुछ भी बोलता था, कोई भी बोलता था, उसको गिरफ्तार कर लेते थे और जेल में डाल देते थे। अपनी जो ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध कोई भी बोलता था तो क्या होता था, उनको गिरफ्तार करते जेल में डाल देते। ये क्या था, ये था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, जो कि ब्रिटेन के अंदर तो ये आ गया था। जब से ये जॉन रॉल्स से मैकेवली ये आए थे तब से ही आ गया था। इन्होंने बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता इस प्रकार की अवधारणा वहां पे उत्पन्न हो गई थी। वहां पे इस प्रकार की लोगों को जो अधिकार है वो मिल चुके थे। तो फिर ये उदारवादी नेता भी ब्रिटेन में रहे थे, वो फिर वहां के देख के यहाँ के आके बोले कि हमको क्या दी जाए, हमको भाई आप लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो। क्या दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक तो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो,
एक हमको दो आप भाषण की स्वतंत्रता, एक हमको भाषण की स्वतंत्रता दो, और हमको क्या क्या दो, इसके साथ साथ और भी हमको देना पड़ेगा। आपको क्या दोगे? हमको संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता दो, संगठन निर्माण। ये क्या क्या करते थे? जो भी संगठन बनाते थे और वो संगठन के जो मुखिया होते थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे और उस संगठन को रफा दफा करने में कर देते थे। तो इन्होंने जो उदारवादी व्यक्ति थे, जो व्यक्तित्व था, उन्होंने ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो, आप लोग जो नीति निर्माण कर रहे हो, नीतियां बना रहे हो, लेकिन अपने हित के लिए बना रहे हो, और यदि आप अपने हित के लिए बनाओगे तो यहाँ भारतीयों का शोषण हो रहा है ना। तो फिर हम क्या करें? हम जब आवाज उठाएं तो आप जेल में डाल देते हो। तो इस प्रकार की जो माल प्रैक्टिस है वो नहीं चलनी चाहिए। हमको एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये भी उन्होंने रखा था। इसके बाद ये उदारवादी जो नेता थे, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की ये मांग थी। मैं आपको फिर बता देना चाहूंगा कि उदारवादी युग है वो 1885 1905 के बीच में चला था। इस 1905 को इन्होंने विभाजित क्यों किया? 1885 1905 ये 20 साल का ही वक्त उन्होंने क्यों दिया, और 20 साल के वक्त को उन्होंने उदारवादी आंदोलन के नाम से क्यों रखा गया, ये भी मैं आपको ये फैक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए, 1885 में जब भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पे जो लोग थे वो उदारवादी लोग थे। इन्होंने देख लिया था कि हम पूर्ण स्वराज्य, यानी इनके साथ लड़के झगड़ के या हिंसा का प्रयोग करके हम यदि भारत को स्वतंत्र करा भी देंगे तो हम संचालित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता है नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि सुधारवादी तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से इन्होंने अपनी मांगे रखी थी, और वो कब तक थी? वो 1905 तक थी। ये चल ही रहा था 1905 तक, ये चल ही रहा था इस प्रकार से। और ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ बातें मान रही थी, कुछ बातों को इग्नोर कर रही थी, मानने के बाद लागू कर रही थी, लागू करने के बाद वो इग्नोर भी कर रही थी। उनसे भारतीयों को किसी भी प्रकार का फायदा आखिरकार हुआ नहीं था। लेकिन 1905 में उन्होंने क्या सोचा? 1905 में सोचा कि ये इस प्रकार का जो कांग्रेस का संगठन बनाया ना, ये भविष्य में तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगा, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना बढ़ा रहा है। ये कांग्रेस जो संगठन है, ये जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, लोग जाकर के इस मंच को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति में। तो भविष्य में ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये इस प्रकार की जो राष्ट्रीयता की भावना है, सबसे ज्यादा बंगाल के क्षेत्र में बढ़ रही थी। बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उनका जो आधिपत्य था वो ज्यादा ही था। वहां पे आर्थिक शोषण लोगों का ज्यादा हो रहा था। यदि आर्थिक शोषण ज्यादा हो रहा था क्योंकि वहां उपजाऊ क्षेत्र था, लेकिन साथ साथ में वहां पे जो लोग थे वो भी शिक्षित वर्ग भी ज्यादा बढ़ गए थे। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ये लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ा मंच बनेगा, भविष्य में हमारे लात लगने वाले हैं, इसमें कोई दोहरा है नहीं। तो फिर क्या करें? बोला ये बंगाल का जो क्षेत्र है इसको हम टुकड़ा कर देते हैं। और उसको किस आधार पे करें टुकड़ा? धर्म के आधार पर टुकड़ा कर देते हैं। यदि हम धर्म के आधार पर टुकड़ा कर देंगे तो एक को तो पश्चिम बंगाल और एक को पूर्वी बंगाल, दो भागों में विभाजित कर देंगे। और विभाजित करेंगे तो फिर क्या होगा? इनकी जो गुट बन रहा है, इनका जो संगठन बन रहा है वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद इनकी राष्ट्रीयता जो बढ़ रही है उसमें किसी न किसी रूप से समस्या आएगी और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये इस प्रकार की इनकी विचारधारा थी। लेकिन उन्होंने बोला क्या? बोला ये कि जो बंगाल प्रांत है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, वो बहुत बड़ी हो गई है और हम यहाँ पे प्रशासन के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो रहा है प्रशासन चलाना। यदि हम इनको दो भागों में विभाजित कर देंगे तो फिर प्रशासन चलाने में आसानी हो जाएगी। उन्होंने ये बोला था भारतीयों को, यानी कांग्रेस को ये बोला था कि इस प्रकार से हम भारत का बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन भारतीयों के अंदर, यहाँ भारतीयों की बुद्धिजीवी वर्ग बहुत बड़ा था। ये लोग थे, ये एक मिनट में भांप गए थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये क्या चाहती है। तो इन्होंने फिर आंदोलन खड़ा कर दिया था। वो आंदोलन बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन था, बंग भंग विरोध आंदोलन था। अब बंग भंग विरोध आंदोलन था तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर अभी सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस सदस्यों में कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग भी आ गए हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे कि ए भाई
तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, इनसे जो मांग संवैधानिक तरीके से रख रहे हो, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से रख रहे हो, समृद्धि पत्रों के माध्यम से रख रहे हो, इस प्रकार ये ब्रिटिश से गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार मांगने वाली है नहीं। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। इनको किसी न किसी प्रकार से इनके साथ हिंसात्मक गतिविधि या क्रांतिकारी गतिविधियां यदि करेंगे तो इनको इधर बात को छोड़ने में मजबूर हम कर सकते हैं। इस प्रकार के लोग भी कांग्रेस के अंदर आ गए थे। अभी क्या हुआ, बंगाल का विभाजन 1905 में, अक्टूबर 1905 में हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? अक्टूबर 1905 में हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 को 5 में लागू कर दिया गया था। तो फिर इसका आंदोलन आगे चला और बंगाल का जो आंदोलन जब आगे चल रहा था तो दो विचारधाराएं समांतर रूप से चलने लग गई थी। देखो 1905 तक तो एक ही विचारधारा थी, वो थी उदारवादी विचारधारा। अब 1905 के बाद यदि आप देखोगे तो 1905 के बाद दो पैरेलल यानी समानांतर दो विचारधाराएं चलेंगी। अभी हम आगे वाली क्लास में जो पढ़ेंगे तो उसमें दो विचारधाराओं को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उदारवादी विचारधारा, एक पढ़ेंगे उग्रवादी विचारधारा। यानी कि मूल रूप से यदि कहा जाए तो यह है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। वो विभाजन किस किस में हो गया था? एक साइड में गर्म प्रवृत्ति के लोग थे, एक साइड में नरम प्रवृत्ति के लोग थे। नरम प्रवृत्ति के लोग तो ये थे और गर्म प्रवृत्ति के लोग जो गर्म दल के नाम से कहलाए, लाल बाल पाल तथा अरविंदो घोष, ये चार लोग मुख्य रूप से गर्म विचारधारा के लोग थे। उनको गर्म दल कहा गया था। और ये जो नरम विचारधारा यानी उदारवादी विचारधारा के लोग थे, इनको नरम दल के नाम से जाना गया था। अभी 1905 के बंगाल विभाजन का जब विरोध हो रहा था तो विरोध के परिणाम स्वरूप इनकी दो विचारधाराएं चल रही थी। ये तो उदारवादी रूप से विरोध कर रहे थे, बोला कि बंगाल के क्षेत्र में विरोध करो और इस जो इन्होंने एक्ट ये पारित किया है बंग भंग विभाजन का, इसको इनको वापस लेने के लिए मजबूर कर दो और इधर ही चैप्टर को क्लोज करो, इधर ही बंद करो। लेकिन ये गर्म दल वाले क्यों माने? क्योंकि उनको तो एक मुद्दा मिल गया था, राष्ट्रीयता की भावना पूरे भारत के अंदर फैलाने का एक मुद्दा मिल गया था, वो था बंगाल का विभाजन। लेकिन ये लोग चाहते नहीं थे, गर्म दल के लोग चाहते थे कि ये जो इन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किया है, हमको जो बांटने की कोशिश की है, फूट डालो राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनाया है, इसको तो पूरे भारत के अंदर फैलाना है। और इसी के मंच के ऊपर, इसी के माध्यम से हम एक लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करेंगे। और इन्होंने जो मांगे रखी थी वो आगे वाले चैप्टर में, हम आगे वाली क्लास में देखेंगे इन्होंने क्या मांगे रखी थी गर्म दल वालों ने। और फिर इन्होंने मना कर दिया था, क्या नरम दल वालों ने अस्वीकृत कर दिया था कि आप जिस प्रकार से बोल रहे हो वो इस प्रकार से नहीं चलेगा, कांग्रेस का मंच हम बोलेंगे वैसे चलेगा। तो फिर ये डिवाइड हो गया, टूट गया। अब देखिए 1905 तक आते आते कांग्रेस का मंच 3 भागों में डिवाइड हो चुका था। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में यूनाइटेड पैट्रियटिक सोसाइटी के नाम से एक संगठन बनाया गया था, जिसके अंदर वो लोग आ सकते हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं। कौन? जो जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक हैं। इन्होंने ये एक मुस्लिम व्यक्ति था सर सैयद अहमद खान, इन्होंने एक यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन एक संगठन बनाया था, जिसके अंदर वो लोग आके शामिल हो सकते हैं जो ब्रिटिश समर्थक हैं। बहुत लोग थे ब्रिटिश समर्थक, वो उधर चले गए। उसके बाद बचे कुछ और लोग जो कांग्रेस के मंच पे थे, उनका गर्म दल और नरम दल के नाम से 2 भागों में विभाजित हो गए। इसके बाद यदि देखा जाए तो अंग्रेजों की कुटिलता, कूटनीति, धोखा और बेईमानी से कांग्रेस का जो मंच था वो 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। तोड़ने की कोशिश, भरपूर कोशिश की, लेकिन हमारे भारतीय राजनेता भी कम नहीं थे, इन्होंने जोड़ने की भरपूर कोशिश की। और आगे जाकर के यहीं से एक धार्मिक जो जहर डाला गया था, धार्मिक भावनाओं से युक्त मतलब जहर डाला गया था समाज के अंदर, और जो कि वर्तमान में उनका जो नसूर होकर बह रहा है, वो वर्तमान में हमारे सामने भी है। तो ये सब कुछ जो भी था, भेदभाव था, धार्मिक धर्म के आधार पर जो भेदभाव था, उनके अंदर जो फूट है वो अंग्रेजों की डाली हुई थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार के इस प्रकार की कोई फूट नहीं थी, भाईचारे से लोग रहते थे, इन्होंने ही ये काम किया था। और इस प्रकार आगे वाला जो बंग भंग विभाजन है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसका नेतृत्व किसने किया था, इसको लाने का कारण मैंने बता दिया। उसके बाद इसका विरोध हुआ था, विरोध में
किस प्रकार से विरोध हुआ था, क्या क्या मांगे रखी गई थी, इसका अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। आज मैं यहीं पर इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो फाउंडेशन तैयार करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उनके प्रत्येक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे और आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। जो लोग अपना फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, जो लोग RAS, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार इस प्रकार की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। और प्रारंभ से अंत तक इस वीडियो को देखिए और ध्यान लगा करके देखिए, प्रत्येक चीज को सुनिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति तक उसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब का एक बटन है जो उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं तो आपके पास इसका सिग्नल चला जाए, संदेश पहुंच जाए, तो आप आराम से देख सको। आज मैं मेरी क्लास को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।